तो बेटा अब अपने पास है गुड का सीरीज सीजन 4 जो अपने पास रहने वाला है रिएजेंट वगैरह के बारे में, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं अपना सीजन 4। सीजन 4 में हमारे पास ऑर्गेनिक रिएजेंट आएंगे, रिएक्शन के जो रिएजेंट होते हैं, जिसमें हम अगर बात करें, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहां पर ऑर्गेनिक रिएजेंट में हमारे पास आएंगे रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं यहां पर अगर बात करते हैं, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, LiAlH4 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और उसके बाद डबल एच डाइआइसोब्यूटाइल डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो अपने पास क्या करता है, एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देता है, कीटोन को भी रिड्यूस कर देता है, एस्टर को भी रिड्यूस कर देता है, एसिड को भी रिड्यूस कर देता है, और एसिड क्लोराइड असाइल हैलाइड को भी रिड्यूस कर देता है। कौन? तीनों ये चीजें अपने पास कौन कौन से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड डबल एच, ये क्या करता है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि इन सबको रिड्यूस करने में सक्षम है। फिर उसके बाद अपने पास आता है NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है, एसिड एनहाइड्राइड एल्डिहाइड को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, कीटोन को रिड्यूस कर सकता है, और अपने पास एसिड असाइल या फिर असाइल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन बीच में एस्टर और एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता। ऐसे अपने पास रिने निकल आता है जो केवल दो ही चीजों को रिड्यूस कर सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन्स को, ठीक है। तो ये अपने पास हमने याद रखना है चार्ट। उसके बाद अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, KMnO4 होता है, ठीक। उसके बाद K2Cr2O7, ये अपने पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए अल्कोहल को मुझे किस में बदलना है, एल्डिहाइड में, तो यहां पर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें लेना पड़ता है, जैसे PCC हो गया, पैराडिन क्लोरोक्रोमेट, ठीक। अगर मैं बात करता हूं यहां पर अपने पास क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके कीटोन बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन। तो यहां पर भी PCC हम ले सकते हैं, पैराडिन क्लोरोक्रोमेट, यहां पर भी PCC, ये क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC। सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन अगर चले तब भी हमें क्या करना पड़ता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करना पड़ता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, यहां पर अगर मुझे अल्कोहल को या फिर एल्डिहाइड को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना पड़ता है, या अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना पड़ता, तो यहां पर हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 हो गया या फिर K2Cr2O7, इसका उपयोग करके हमें यहां पर अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, ठीक है। या फिर हमारे पास जो अल्काइल बेंजीन है, अल्काइल बेंजीन में भी हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। और नेक्स्ट अगर ऑक्सीडाइजिंग की बात करते हैं तो ओजोनोलिसिस O3Zn, इसमें क्या, कोई एल्कीन है उसका ऑक्सीडेशन करके उसको एल्डिहाइड कीटोन में इस तरह से बदल सकते हैं। तो ये चीजें हमने बेसिकली इसमें याद रखनी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगर हमारे पास चलते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन का मैकेनिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर ऑर्गेनिक रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर मैं बात करता हूं तो दो प्रकार के मैकेनिज्म होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास SN1 और SN2, दोनों मैकेनिज्म को हम अच्छे से देख लेते हैं। SN1 और SN2 मैकेनिज्म को अगर मैं देख रहा हूं यहां पर SN1 SN2 मैकेनिज्म को, ठीक है। SN1 की अगर मैं बात करता हूं तो ये होता है SN1 की अगर बात करते हैं तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें अगर मैं बात करता हूं ये यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कि अपने पास दो स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप ये रहेगा, दूसरा स्टेप ये रहेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइंस, यहां पर कार्बोकटाइंस का फॉर्मेशन होता है। और सेकंड स्टेप अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर जो ये न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक होता है कार्बोकटाइंस पे। तो इस वजह से यहां पर क्या चलता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटाइन। अगर मैं यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखता हूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकटाइन के अनुसार टर्सरी कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो ये SN1 का ऑर्डर रहेगा हमारे पास, रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अगर वही मैं SN2 की बात करता हूं तो SN2 में अगर बात करें तो यहां पर क्या होता है,
SN2 की अगर बात करें तो बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। ये सिंगल स्टेप में होता है, इसके कोई दो स्टेप है नहीं, सिंगल स्टेप में होगा कि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वैसे यहां से हैलोजन हट जाता है। तो ये एक ही स्टेप में मैकेनिज्म में क्या है कि ये जैसे यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, हैलोजन जहां से लग रखा है उसके बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वैसे हैलोजन यहां पर हट रहा है और आगे इस तरह से क्या हो जाएगा, यहां पर SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा। ठीक है ना। इसका अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर हम बात करते हैं तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर अल्काइल हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है, जिसमें जितना ज्यादा अल्काइल हिंड्रेंस होगा उसका स्टेबिलिटी कम हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूं तो प्राइमरी जो कार्बोकेटाइन होगा उसमें अल्काइल हिंड्रेंस कम होगा, इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा SN2 होगा। देन सेकेंडरी और टर्सरी कार्बोकेटाइन में सबसे कम SN2 रिएक्शन होगा, तो इस बात को याद रख लेना। अब अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं, SN1 अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो ये क्या करता है, रेसिमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। रेसिमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेसिमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन। रेसिमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि इसमें क्या होगा, 50% तो क्या होगा डेक्स्ट्रोरोटरी सब्सटेंस और 50% क्या होता है लीवोरोटरी सब्सटेंस। ये दोनों मिक्स करके क्या होता है, नेट रोटेशन 0 बनता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव ये कंपाउंड देखने को मिलता है। रेसिमिक मिक्सचर ये बनाता है SN1, जिसमें एग्जांपल के तौर पे अगर मैं रेसिमिक मिक्सचर का एग्जांपल की बात करता हूं तो क्या होता है +-2 ब्यूटेन ऑल। ठीक है, इसको याद रख लेना। अगर मैं यहां पर SN2 मैकेनिज्म का जो कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन यहां पर देखने को मिलता है। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं इस साइड ये तीनों हाइड्रोजन के बॉन्ड है, अगर इसके इसी साइड से हमने बात करी है कि यहां पर अगर न्यूक्लियोफाइल आ रखा है तो अगर इस साइड ये हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ये न्यूक्लियोफाइल के इफेक्ट की वजह से अपोजिट साइड ये हाइड्रोजन बॉन्ड चले गए। ये देखो, ठीक है, पहले इस साइड थे और उसके अपोजिट साइड हाइड्रोजन बॉन्ड चले गए, तो ये अपने पास क्या हो जाता है, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। कौन, SN2 इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, SN1 रेसिमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन। इसको याद रख लेना अच्छे से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एसिडिक कैटालिसिस हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एल्कीन में एसिडिक कैटालिसिस हाइड्रोलिसिस करोगे तो इसमें याद ये रखना है कि जब हम एसिड कैटालिसिस करते हैं एल्कीन का तो एल्कीन से क्या बनता है, अल्कोहल। तो ये यहां पर हमारे पास अल्कोहल का प्रिपरेशन वाली बात हो रही है। ठीक है, तो अल्कोहल का प्रिपरेशन का मैकेनिज्म अपने पास होता है इस तरह से। यहां पर हाइड्रेशन सबसे पहला प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनेशन इफेक्ट के बाद होता है यहां पर हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन के बाद होता है लास्ट में डिप्रोटोनेशन। ठीक है, तो ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनली अपने पास क्या बन जाता है, ये अल्कोहल वाला प्रोडक्ट बन जाता है। ये मैकेनिज्म अच्छे से याद रखना है अपने पास, ये पेपर में आता है। एसिडिक कैटालिसिस मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है, एल्कीन से अल्कोहल बनाता है। एल्कीन से अल्कोहल बनाने वाला मैकेनिज्म है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में यहां पर अपने पास आता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, अल्कोहल से वाटर रिमूव करके एल्कीन बनाया जाता है। और इसका भी मैकेनिज्म अपने पास है यहां पर कि भाई हम क्या करते हैं, अल्कोहल अपने पास है उससे एल्कीन बनाते हैं, तो इसका भी अपने पास मैकेनिज्म होता है। यहां पर अगर मैकेनिज्म देखें डिहाइड्रेशन रिएक्शन का तो सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा जो फर्स्ट होगा, दूसरी बात क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, और तीसरा स्टेप होगा डिप्रोटोनेशन, और फाइनली यहां पर क्या बन जाता है, इस तरह से एल्कीन बन जाता है। तो कहने का मतलब है एसिड कैटालिटिक मैकेनिज्म में हमने देखा कि भाई एल्कीन से अल्कोहल, और डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म में हम क्या देखते हैं, अल्कोहल से एल्कीन। यहां पर बीटा एलिमिनेशन होता है, अल्कोहलिक QH यूज हम करते हैं या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं 443 केल्विन टेम्परेचर पर, तो क्या होता है, अल्कोहल से एल्कीन बन जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करता हूं प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर को बनाने का जो प्रिपरेशन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यहां पर अगर मैं बात करता हूं, यहां पर इसका मैकेनिज्म आता है भाई अल्कोहल से ईथर। ठीक है, सबसे पहले प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन के बाद क्या होता है अपने पास डिहाइड्रेशन, प्रोटोनेशन, जैसे यहां पर ये प्रोटोनेशन हुआ, ये प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन जैसे हुआ तो उसके बाद दूसरा ईथर मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ता है, और जैसे दूसरा ईथर मॉलिक्यूल, दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल के साथ जुड़ के यहां पर ये इंटरमीडिएट बनाता है। फिर क्या होगा, यहां से लास्ट में डिप्रोटोनेशन होगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, यहां पर ईथर बन जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर कितना चाहिए होता है अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए, 443
तो 443 तो यहाँ पर चाहिए, 443 केल्विन टेम्परेचर तो यहाँ पर चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ टेम्परेचर से अल्कोहल से ईथर, तो यहाँ पर चाहिए 413 केल्विन टेम्परेचर, 413 केल्विन टेम्परेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये यहाँ पर ये चीजें हमें मैकेनिज्म याद रखना है। मैकेनिज्म कौन कौन से पेपर में आती है मैं बता देता हूं तुम लोगों को। एसिड कैटालिटिक मैकेनिज्म पेपर में आएगा, यानी कि क्या, एल्कीन से अल्कोहल। दूसरा अपने पास आएगा डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म, जिसमें हमारे पास अल्कोहल से एल्कीन। और तीसरा मैकेनिज्म क्या आता है अपने पास, अल्कोहल से ईथर। तो ये तीनों मैकेनिज्म रट लेना, काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, बायोमोलिक्यूल्स रह जाता है इसमें लास्ट टॉपिक। अगर मैं बायोमोलिक्यूल्स की देखता हूं तो यहां पर अगर सीजन 4 का लास्ट टॉपिक बायोमोलिक्यूल रहता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी लास्ट चैप्टर ये बायोमोलिक्यूल्स ही अपने पास रहता है। बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी आयोडाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, यानी ऐसे कीटोन या ऐसे आयोडाइड जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसको याद रख लेना है। अगर मैं बात करता हूं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस यूनिट, मोनोसैकेराइड जिसमें एक ही यूनिट रहते हैं, यानी कि हाइड्रोलिसिस तोड़ने पर वो बाकी अनदर यूनिट में नहीं टूटते हैं, वो सिंगल यूनिट में रहते हैं। बिफोर हाइड्रोलिसिस, आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये रिमेन सिंगल यूनिट, एक ही यूनिट में रहते हैं, उसको कहते हैं मोनोसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड के बाद आता है अपने पास ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, जो 2 से 10 यूनिट में टूट जाए, 2 से 10 यूनिट में टूट जाए उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। और फिर होता है पॉलीसैकेराइड, जो 10 से ज्यादा यूनिट में, मोर देन 10 यूनिट, मोर देन 10 यूनिट से ज्यादा अगर हाइड्रोलिसिस यूनिट अगर वो दे रहे हैं, यानी पानी में डालने पर वो 10 से ज्यादा यूनिट में टूट रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे पॉलीसैकेराइड। एग्जांपल देख लेते हैं, यहां पर मोनोसैकेराइड के ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोस है, ये अपने पास क्या हो जाएगा, मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड अपने पास क्या हो जाए, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। ऐसे पॉलीसैकेराइड क्या हो जाता है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, ये अपने पास पॉलीसैकेराइड में एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट चीज, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को प्रिपरेशन करने का तरीका हमारे पास है सुक्रोज। सुक्रोज का अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दिया तो एक ग्लूकोज बनेगा और एक फ्रक्टोज बनेगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं स्टार्च को अगर हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं तो स्टार्च भी क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज के मिलकर, अल्फा ग्लूकोज की लॉन्ग चेन को हम स्टार्च बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मैं वहां पर हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं तो आगे हमारे पास ग्लूकोज बनेगा, बहुत सारे ग्लूकोज बनेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर मैं ग्लूकोज की देखता हूं तो ग्लूकोज का पहला कार्बन एल्डिहाइड वाला होता है और लास्ट वाला कार्बन CH2OH वाला होता है, बीच में CHOH, 4 कार्बन होते हैं। यहां पर ये 4 कार्बन क्या होते हैं, ये कायरल कार्बन होते हैं। इनकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप और आइटम से सेटिस्फाइड होती है। इस वजह से जो अपने पास ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करता है, यानी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है ना। तो ये 4 कार्बन सेकेंडरी वाले अल्कोहल के होते हैं, 1 कार्बन इसमें प्राइमरी अल्कोहल का होता है। तो बहुत सारे हाइड्रोक्सी वाले ग्रुप, टोटल 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं इस एल्डिहाइड में। इस वजह से ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पेपर में पूछा जाता है कि अगर मैं ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर देखता हूं तो ग्लूकोज को एसिड एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करता हूं तो क्या होता है, यहां पर जितने भी हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, जैसे एक ये वाला और बीच में ये 4, इसकी जगह पे क्या आता है, असाइल ग्रुप आ जाता है। तो ये ग्लूकोपेंटाएसिटेट बन जाता है, जो ये कंफर्म करता है कि ग्लूकोज में क्या है, 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं। और जो मैंने बायोमोलिक्यूल में अच्छे से बता रखा है कंफर्मेशन ऑफ ग्लूकोज वाले चैप्टर में, ठीक है ना, कंफर्मेशन ऑफ ग्लूकोज वाले टॉपिक में बता रखा है बायोमोलिक्यूल में अच्छे से। दूसरा अगर मैं बात क्या करता हूं, ग्लूकोज में ब्रोमीन वाटर करता हूं, ये ब्रोमीन Br2H2O, ब्रोमीन वाटर। तो क्या होता है, ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड है वो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। ये देखिए यहां पर COH, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल गया, जो कि हमें ये बताता है कि यहां पर ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप है, क्योंकि ब्रोमीन वाटर केवल एल्डिहाइड को ही कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलता है, ऑक्सीडेशन करता है उसका, ठीक है, और आगे अपने पास ग्लूकोनिक एसिड बना देता है। ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये कंफर्मेशन किस चीज का है कि ग्लूकोज में क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं दूसरा, यहां पर एल्डिहाइड का ही दूसरा अगर मैं कंफर्मेशन करता हूं तो यहां पर जो एल्डिहाइड ग्लूकोज में, अगर मैंने इसमें क्या डाल दिया, HNO3 डाल दिया, नाइट्रिक एसिड डाल दिया, तब भी क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है और प्राइमरी अल्कोहल भी कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है, जहां पर हमारे पास आगे सैकरिक एसिड बन जाता है, सैकरिक एसिड बन जाता है। ये बात भी ये बताता है कि ग्लूकोज में क्या है, ग्लूकोज में क्या है, एल्डिहाइड है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और दूसरा एक प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, एक प्राइमरी अल्कोहल है ग्लूकोज में। ये चीजें ये कंफर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं देखता हूं कि ये वाला कंफर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज में अगर मैंने HI कर दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाता है, एनहेक्सेन, यानी कि
हेक्सेन में बदल जाता है, लीनियर हेक्सेन में बदल जाता है। इस तरह से 6 कार्बन की लीनियर हेक्सेन चेन बना देता है। ये कंफर्म करता है कि ग्लूकोज के 6 के 6 कार्बन एक ही लाइन में अरेंज है, एक ही सीरीज में अरेंज है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोक्सिलामाइन यानी कि NH2OH, हाइड्रोक्सिलामाइन अगर ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो ग्लूकोज में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कार्बोनिल ग्रुप इस नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है। यहां से ऑक्सीजन जाता है और यहां से दोनों हाइड्रोजन, तो ये नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ के ग्लूकोक्साइम स्ट्रक्चर बना जाता है और ये कंफर्म करता है कि ग्लूकोज में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। ये वाला कंफर्मेशन टेस्ट। नेक्स्ट मैं बात करता हूं HCN के साथ अगर ट्रीट करेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ट्रीट करेंगे ग्लूकोज को, तो यहां पर ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन बनेगा। ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन ये कंफर्म करता है कि ग्लूकोज में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप का 2 कंफर्मेशन है, एक तो हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ कर दो या फिर HCN के साथ वो रिएक्ट कर दो, ठीक है ना। तो ये कंफर्मेशन होता है ग्लूकोज का। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं स्ट्रक्चर इस ग्लूकोज की, अगर मैं बात कर रहा हूं कि ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, डी फॉर्म कहते हैं, तो वो ग्लिसरेल्डिहाइड की डी फॉर्म होती है ग्लूकोज, क्योंकि जिस भी कार्बोहाइड्रेट में सेकंड लास्ट कार्बन का OH अगर राइट साइड हो तो वो डी फॉर्म ग्लिसरेल्डिहाइड की बन जाती है। इसी वजह से ग्लूकोज के लिए डी हम यूज करते हैं, ठीक है ना। डी का मतलब है ग्लिसरेल्डिहाइड की डी फॉर्म है, आई बात समझ में। तो इस तरह से हम इसमें ग्लूकोज के लिए, और अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी के लिए हम प्लस साइन यूज करते हैं, लिवर रोटेटरी के लिए हम माइनस साइन यूज करते हैं। लेकिन ग्लूकोज क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, इस वजह से उसको डेक्स्ट्रोज के नाम से भी जानते हैं, तो वो प्लस साइन से रिप्रेजेंट होते हैं। डी का मतलब यहां पर होगा डी फॉर्म ऑफ ग्लिसरेल्डिहाइड, प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी रोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, जिसमें फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोनिक ग्रुप होता है, उसको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, ठीक है। जो और दूसरी बात, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है, जैसे माल्टोज है और फ्रक्टोज है। रिड्यूसिंग शुगर में सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स आ जाएंगे और मोनोसैकेराइड्स के साथ साथ यहाँ पर डाइसैकेराइड में अपने पास कौन कौन सा आ जाएगा, माल्टोज और लैक्टोज। ऐसे अगर मैं बात करता हूं यहां पर अगर मैं बात करता हूं नॉन रिड्यूसिंग शुगर में, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, जिसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप नहीं होता है और डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस रिएजेंट। जैसे एक ही एग्जांपल नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आता है डाइसैकेराइड का सुक्रोज, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं किसकी, प्रोटीन के बारे में। पहला तो हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो चुका है, अब हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो प्रोटीन क्या है, एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है, यानी ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड क्या होता है, प्रोटीन बनता है। और एमिनो एसिड जब जुड़ता है प्रोटीन बनाने के लिए तो पेप्टाइड लिंकेज बनाता है, ठीक है। ऐसे ग्लूकोज अगर आपस में जुड़ता है आगे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं तो वहां पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, लेकिन अगर प्रोटीन आपस में बन रहा है तो वो पेप्टाइड लिंकेज की वजह से बनता है, क्योंकि एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ के लॉन्ग चेन बनाते हैं प्रोटीन के लिए, और अमीनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं किसकी वजह से, पेप्टाइड लिंकेज की वजह से। तो वो चीज हमने याद रखना है यहां पर। जैसे ये अमीनो एसिड है, ठीक, तो अमीनो एसिड आपस में जुड़ के लॉन्ग चेन बना देता है प्रोटीन के लिए, ठीक है ना। तो अगर मैं आगे बात करता हूं यहां पर अमीनो एसिड क्या होता है, एक कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, एक अल्काइल ग्रुप और एक COH और एक इस तरह से अपने पास NH2। अल्काइल ग्रुप की जगह पे कुछ भी चीजें हो सकता है, लेकिन ये 3 बॉन्ड फिक्स होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या होता है, यहां पर नेगेटिव, एक ही कंपाउंड में जब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको कहते हैं ज्यूटर आयन, ठीक है, ये ध्यान रखना है एक ही कंपाउंड पे। तो एमिनो एसिड ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड में नेगेटिव चार्ज आता है जब H पॉजिटिव देता है, और अमाइंस क्या करता है, अमाइन वाला ग्रुप क्या करता है, H पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन कर देता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यूटर आयन का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ज्यूटर आयन वाला, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, ये ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन है, यह हॉवर्थ प्रोजेक्शन है ग्लूकोज का, ठीक है, ये याद रखना है। जैसे अगर मैं यहां पर बात करता हूं, ये फ्रक्टोज के लिए है, ये ग्लूकोज के लिए, ये सारी चीजें, ठीक। आगे बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट आता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेसिस पे इजेंशियल एंड नॉन इजेंशियल अमीनो एसिड। इजेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारे डाइट में हमें लेने पड़ते हैं, हमारे बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं करती तो वो बाहर से हमें डाइट में लेना पड़ता है, उसे इजेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। और उसके एग्जांपल ये हैं लाइसिन, ल्यूसाइन एंड मेथिओनिन। नॉन इजेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, जो हमारे डाइट में नहीं लेने पड़ते हैं, वो हमारी बॉडी में खुद सिंथेसाइज हो जाते हैं, हमारी बॉडी उसको सिंथेसाइज कर देते हैं, तो हमें बाहर से डाइट में नहीं लेने पड़ते हैं, उसको नॉन इजेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। जैसे सिस्टीन है, ग्लूटामिन है, ग्लूटामिक
और ग्लूटामेट है या फिर ग्लूटामिक एसिड है, तो ये सारी चीजें अपने पास नॉन एसेंशियल हो जाता है। अब है ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के बेसिस पे न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड में अपने पास क्या है, इक्वल नंबर ऑफ अमाइंस और कार्बोक्सिलिक एसिड। जितना कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उतना अमाइंस ग्रुप भी हो तो उसको न्यूट्रल अमीनो एसिड कहते हैं। जैसे एग्जांपल में वेलिन है, एलिनिन है, ग्लाइसिन है। और एसिडिक क्या हो जाएगा, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप ज्यादा हो जाए तो उसको हम एसिडिक अमीनो एसिड कहेंगे, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा हो जाता है अमाइन से तो उसको कहेंगे एसिडिक अमीनो एसिड, जैसे एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है। और बेसिक अमीनो एसिड क्या हो जाएगा, जिसमें अमीनो ग्रुप ज्यादा हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, उसको हम कहते हैं बेसिक अमीनो एसिड, जिसमें लाइसिन और आर्जिनिन है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है अपने पास, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बात करें तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड के बीच में बनता है और प्रोटीन के लिए बनता है, ठीक है ना। जैसे एक अमीनो एसिड ये है और दूसरा अमीनो एसिड है, यहां पर क्या होगा, एक अमीनो एसिड अपना OH छोड़ेगा, दूसरा H छोड़ेगा तो -H2O हो जाता है, जिसकी वजह से आपस में यहां पर दोनों अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और किसके थ्रू जुड़ जाते हैं, C+O और ये NH, इस तरह से इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो एक अमीनो एसिड इधर से, दूसरा अमीनो एसिड इधर से, इस तरह से लंबी चेन बनती है पेप्टाइड लिंकेज की और आगे क्या बन जाता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। आई बात समझ में, तो ये चीजें अपने पास है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड की तरफ। अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लिक एसिड से पहले जो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर पेप्टाइड आर द फर्दर डिवाइडेड इनटू डाई, टर्सरी, टेट्रा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, द pH एट विच डाइपोलर यानी कि ज्यूटल आयन एग्जिस्ट एट अ न्यूट्रल आयन, उसको कहते हैं हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक अपने पास रह जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन और उसके बाद टर्सरी प्रोटीन भी अपने पास होता है और क्वाटरनरी प्रोटीन भी होता है, ठीक है। पर प्राइमरी प्रोटीन क्या होता है, सिंपल अमीनो एसिड आपस में लिनियरली अरेंज होंगे तो उसको प्राइमरी प्रोटीन कहेंगे, सिंपल पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू होगा, ठीक। सेकेंडरी प्रोटीन क्या होता है, सेकेंडरी प्रोटीन क्या होता है कि भाई ये ग्रुप ऑफ प्राइमरी प्रोटीन होता है और यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट भी देखने को मिलता है, किसमें, सेकेंडरी प्रोटीन में। अब टर्सरी प्रोटीन क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन टर्सरी प्रोटीन होगा। यहां पर क्या होगा, टर्सरी प्रोटीन में फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल आता है। फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, वाटर सॉल्युबल। अब फाइब्रस प्रोटीन जैसे हमारे केराटिन है वो बालों की प्रोटीन होती है, वो फाइब्रस होती है। मायोसिन है मसल्स प्रोटीन, वो फाइब्रस होती है, ठीक, वो वाटर इनसॉल्युबल होती है। लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन जो वाटर सॉल्युबल होती है, हीमोग्लोबिन में HB प्रोटीन जो होता है वो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होता है। इस तरह से याद रख लेना टर्सरी प्रोटीन में, ठीक है ना। यहां पर सेकेंडरी में याद रखना कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड किस वजह से बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से यहां पर बनता है ये चीज। क्वाटरनरी प्रोटीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी प्रोटीन अपने पास क्या होता है, क्वाटरनरी प्रोटीन। यहां पर बहुत ही ज्यादा उलझ वाला स्ट्रक्चर बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर ये प्राइमरी प्रोटीन है, सिंपल सा स्ट्रक्चर। अच्छा, ये हेलिकल स्ट्रक्चर बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बन गया, बीटा सीट जैसे स्ट्रक्चर बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो ये प्राइमरी प्रोटीन है, ये सेकेंडरी प्रोटीन अपने पास हो जाएगा, ठीक है। और ये टर्सरी प्रोटीन यानी कि सेकेंडरी का भी ग्रुप अगर वो बोले तो टर्सरी प्रोटीन हो जाएगा और उसका भी ग्रुप अगर बोले तो ये क्वाटरनरी प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, डिनेचराइजेशन ऑफ प्रोटीन यानी कि ये वाला क्वाटरनरी या टर्सरी या फिर सेकेंडरी प्रोटीन को अगर मैं हीट कर दूं, इन सारी प्रोटीन को अगर मैं हीट कर दूं तो इसके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी में। यानी कि सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी प्रोटीन को अगर मैं हीट करता हूं और हीट करके उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के उसे प्राइमरी स्ट्रक्चर में बदल देता हूं तो उसी चीज को कहते हैं डिनेचराइजेशन ऑफ प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं ये प्रोटीन के बारे में, डिनेचराइजेशन में क्या होता है, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की डिस्ट्रॉय होकर प्राइमरी में बदल जाती है, उसी को डिनेचराइजेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, मैंने बताया ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, हीमोग्लोबिन वाला जो वाटर सॉल्युबल होता है, और फाइब्रस प्रोटीन वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। मायोसिन हो गया मसल्स वगैरह में, ठीक है, हेयर वगैरह में केराटिन प्रोटीन हो गया। तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की तरफ चल रहे हैं, ठीक। ये न्यूक्लिक एसिड यहां पर है। न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक अगर मैं देखता हूं, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। जैसे डीएनए और आरएनए यहां पर न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलता है, ठीक है। डीएनए का पूरा नाम याद रखना है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड,
और आरएनए का पूरा नाम याद रखना, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास हो गया। अगर मैं बात करता हूं यहां पर पेंटोज शुगर, यानी कि जो डीएनए वो किस चीज से मिलकर बन रखा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है डीएनए। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें होता है, पेंटोज शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, इस बात को याद रख लेना है, ठीक है। इस तरह से अपने पास डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। डीएनए में जो शुगर होता है वो डीऑक्सीराइबो शुगर होता है, और आरएनए में जो शुगर होता है वो राइबो शुगर होता है। डीएनए में बीटा डीऑक्सीराइबो शुगर होता है, आरएनए में जो है बीटा डी राइबो शुगर होता है, ठीक है। डीएनए की जो शुगर का नाम है वो डीऑक्सीराइबो शुगर है, आरएनए की जो शुगर का नाम है वो राइबो शुगर है, इस बात को याद रख लेना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये डीऑक्सीराइबो शुगर है डीएनए की, ये डीएनए की है, और ये राइबो शुगर है आरएनए की। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, डीएनए में जो ये जैसे डीएनए डीऑक्सीराइबोस शुगर जो होता है, इसका फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन पे केवल हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन नहीं, तो यहां से ऑक्सीजन हटाया जाता है। जैसे राइबो शुगर है ना, तो ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन पे क्या है OH, अगर राइबोस के सेकंड कार्बन पे OH है, अगर मैं इस सेकंड कार्बन के OH को हटा दूं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर दूं, यानी कि OH को नहीं सिंपल ऑक्सीजन को अगर हटा दूं तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो डीऑक्सी बन जाएगा। यानी कि अगर मैं राइबोस शुगर के सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन हटा दूं तो वो डीऑक्सीराइबोस शुगर बन जाता है, जो कि डीएनए की शुगर होती है, ठीक है। तो इस तरह से तुमने याद रखना है, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर डिफरेंस देखने को मिलता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जिसमें 3 कंपोनेंट होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड होता है, और जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं वो न्यूक्लियोसाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ये अपने पास है पेंटोज शुगर, ये अपने पास है फॉस्फेट ग्रुप, और ये अपने पास है नाइट्रोजनस बेस। तो ये तीनों को कंपोनेंट को मिलकर क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। जबकि न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप को हटा देंगे, केवल 2 ही कंपोनेंट रहेंगे, नाइट्रोजनस बेस और शुगर, पेंटोज शुगर। तो ये न्यूक्लियोसाइड अपने पास होता है, ठीक है ना। तो याद रख लेना, नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग अगर डीएनए में देखें तो A के साथ T जुड़ता है, G के साथ C जुड़ता है। अगर आरएनए में नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग देखते हैं तो A के साथ U जुड़ता है, G के साथ C जुड़ता है। तो इस तरह से हमने याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड के बीच में मैंने डिफरेंस तुम्हें बता दिया, ये काफी अच्छे से यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो है डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए, ये इसका टॉपिक का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहता है, डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए, और यही पूछा जाता है ज्यादातर। डीएनए क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, आरएनए सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से, ठीक है। डीएनए क्या होता है, यहां पर डबल हेलिकल जो होता है, तो ये इस वजह से इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है और ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, जबकि ये इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, ये कम स्टेबल होता है। डीएनए जो है लेस रिएक्टिव होता है क्योंकि स्टेबल ज्यादा है, आरएनए ज्यादा रिएक्टिव होता है। दूसरी बात, डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस पेयरिंग है वो ATCG होता है, यानी कि डीएनए में अगर थायमिन होगा तो आरएनए में यूरासिल होता है थायमिन की जगह पे। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, आरएनए में राइबोस शुगर होती है। तो इस तरह से तुम इसके बीच में डिफरेंस लिख सकते हो, ठीक है। ये आरएनए और इस तरह से डीएनए है अपने पास। टाइप ऑफ आरएनए की बात करते हैं तो mRNA, rRNA और tRNA, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और tRNA, इस तरह से अपने पास होता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंस बिटवीन आरएनए और डीएनए, ये पढ़ के चल जाना, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक अपने पास डीएनए और आरएनए में बनता है, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास जो सीजन 4 है वो भी कंप्लीट हो जाता है, और अपना ऑर्गेनिक का पूरा सीजन 4 के साथ साथ ऑर्गेनिक का पूरा कंप्लीट क्विक रिवीजन के तौर पे अपने पास गुटका सीरीज कंप्लीट होती है। बेटा अगर कोई भी डाउट होगा किसी बच्चे को तो पूछ सकता है, मैं कमेंट सेक्शन में आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी अगर नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए होंगे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से, आपको मैं नोट्स वगैरह भेज दूंगा PDF के फॉर्म में, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, सबको अच्छे से पेपर देना। सक्सेस मतलब ग्लोबल वननेस।